एक आदमी जमीन पर पड़ा लगातार उल्टी कर रहा था और उसका गिरा हुआ रेडिएशन मीटर तेजी से ऊपर जा रहा था। जब एक आदमी उसके पास जाकर देखता है तो वो डर जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके हाथ धूल से भर गए हैं। वो डरकर पीछे मुड़कर देखता है तो न्यूक्लियर रेडिएशन की किरणें बिल्कुल सामने थी। लोगों में एकदम से भगदड़ मच गई। लोग अपने परिवार वालों को लेकर दूर भागने लगे। लगभग उसी समय शहर के सभी लोग अस्थिर हो गए। खाने और पानी के लिए मारामारी होने लगी और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। हर कोई रेडिएशन आने से पहले शहर छोड़ना चाहता था। यहाँ तक कि बचाव दल भी काम छोड़कर वहाँ से भाग गए। इस न्यूक्लियर रेडिएशन त्रासदी का मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों था। हजारों चूहे सीवर से बाहर निकल आए, सड़कों से होते हुए सीधे समुद्र में चले गए और बिना झिझक के उसमें कूद गए। कुछ घंटों बाद शहर में भूकंप आ गया। देखते ही देखते हर कोई डर गया। न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले जाहियो को कुछ गड़बड़ लगी और उसने अपने सहकर्मियों को जल्दी से कपड़े बदल कर जाने के लिए कहा, लेकिन उसके सहकर्मियों ने उसे ज्यादा परेशान न होने के लिए कहा। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आपदा चुपचाप आ चुकी थी। भूकंप के कारण रिएक्टर का 57 नंबर वाला वाल्व टूट गया और न्यूक्लियर कूलिंग वाटर रिसने लगा। वैसे तो अगर वाल्व को समय पर बदल दिया जाता तो सब ठीक हो जाता, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों को डर था कि दुर्घटना के बारे में पता चलने से उनके वोट कम हो जाएंगे, इसलिए उन सबने मिलकर इस बात को छुपा दिया। उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट को यह भी कहा कि वे कर्मचारियों को इसके बारे में न बताएं ताकि लोगों में डर न फैले। उन्होंने कुछ मरम्मत करने वालों को अस्थायी रूप से बुलाया और सोचा कि वे वाल्व को वेल्ड कर देंगे, लेकिन मरम्मत करने वालों ने समय बचाने के लिए वाल्व को बंद करने का फैसला किया। इस वजह से पाइप में दबाव अचानक से बढ़ गया। कुछ ही देर में मरम्मत करने वाले बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी प्लांट मैनेजर को एहसास हुआ कि रिएक्टर पिघलने लगा है। परमाणु ईंधन की तेज गर्मी से बहुत सारी हाइड्रोजन गैस बनती है और ये गैस पूरी रिएक्टर बॉडी को भर देती है, जिससे दबाव बढ़ता है। अगर दबाव रिएक्टर बॉडी की सहनशीलता से ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। इससे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा और पूरे शहर के निवासियों पर एक बड़ी आपदा आ जाएगी। लेकिन इस गंभीर समय में भी सांसदों को डर था कि अगर ये बात सामने आई तो पूरे देश में डर फैल जाएगा और इससे उनके वोट कम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से झूठ बोला कि उन्होंने 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए कह दिया है और समस्या का जल्दी ही हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जिन लोगों को निकाला गया था वे केवल एक छोटे से गांव के थे जो न्यूक्लियर प्लांट के सबसे करीब था। उन्हें भी आग बुझाने की ड्रिल के बहाने निकाला गया था। उन्हें न्यूक्लियर प्लांट से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पर बंद कर दिया गया था। न्यूक्लियर प्लांट के कर्मचारियों ने जब हालात को बिगड़ते देखा तो उन्होंने भी प्लांट से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता चला कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद था। जाहियों ने कंट्रोल बॉक्स को तोड़कर गेट खोल दिया। जैसे ही उम्मीद सामने आई वैसे ही आपदा भी आ गई। विस्फोट से उड़कर आए पत्थर कई किलोमीटर दूर की इमारतों पर गिरे और पूरा शहर खतरे में आ गया। जब जाहियों को होश आया तो उसके चारों ओर नरक जैसा माहौल था। उसके जिन सहकर्मियों से वो अभी हंस कर बात कर रहा था उनका चेहरा अब पहचाना नहीं जा रहा था। वो कुछ घायल लोगों को सहारा देकर न्यूक्लियर प्लांट से बाहर आया, लेकिन चूंकि वे रिएक्टर के सबसे करीब थे इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रदूषण के स्रोत के तौर पर पास में ही अलग थलग कर दिया गया। पूरे कैंप में उनकी दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। यहाँ तक कि दर्द की दवा भी काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर उन्हें ठंडा करने के लिए बस ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इसका भी बहुत कम असर हो रहा था। रिएक्टर बॉडी में विस्फोट के कारण पावर प्लांट के अंदर के उपकरण बुरी तरह से टूट गए थे। इसके अलावा रेडिएशन का स्तर 300 माइक्रोसीवर्ट से ज्यादा था। ये जगह अब नरक जैसी हो गई थी। यहाँ तक कि पूरे उपकरण पहने हुए फायर फाइटर्स भी इतने ज्यादा रेडिएशन का सामना नहीं कर पाए। जिन गांव वालों को निकाला गया था उन्हें जब प्लांट में विस्फोट के बारे में पता चला तो वे वहाँ इंतजार करके मरना नहीं चाहते थे। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जगह पहले ही बंद कर दी गई है और गेट के बाहर हथियारों से लैस पुलिस वाले खड़े थे। गांव वालों को भी प्रदूषण का स्रोत मान लिया गया था। रेडिएशन अब यहाँ तक पहुँच गया था। प्रभारी धीरे धीरे दूर देखने लगा। उसने देखा कि न्यूक्लियर प्लांट के चारों ओर सीढ़ियां लगाई गई थी ताकि पानी छिड़ककर रिएक्टर को ठंडा किया जा सके और दूसरे विस्फोट को रोका जा सके। लेकिन 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों का पानी भी काफी नहीं था और उन्हें फिर से पानी भरने के लिए ताजे पानी के तालाब में वापस जाना पड़ा। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता। ये सुनकर प्लांट मैनेजर तुरंत कंट्रोल रूम में गया और अपने बॉस से पूछा कि जब न्यूक्लियर प्लांट समुद्र के किनारे है तो वे पानी को ठंडा करने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। लेकिन बॉस ने कहा कि अगर वे समुद्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा रिएक्टर समुद्र के पानी से गलकर बेकार हो जाएगा। उन राजनेताओं की नजरों में आम लोगों की जिंदगी चींटियों जैसी थी। सभी फायर फाइटर्स को धीरे धीरे उल्टी आने लगी और कुछ तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का इंसान के शरीर पर कितना भयानक असर होता है। इस समय सांसदों को यह भी खबर मिली कि 400 टन न्यूक्लियर वेस्ट वाला तालाब लीक हो गया था। अगर ये हवा के संपर्क में आया तो न्यूक्लियर वेस्ट पिघल कर फट जाएगा। तब बहुत सारा रेडिएशन पूरी तरह से बाहर फैल जाएगा जो 2 एटम बम की शक्ति से कम नहीं होगा। राष्ट्रपति ने बचाव दल को रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हेलीकॉप्टर से समुद्र का पानी खींचने का आदेश दिया, लेकिन बचाव दल के सामने एक और बड़ी परेशानी थी। न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज पूल में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर न्यूक्लियर वेस्ट हवा के संपर्क में आया तो दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा जिससे बहुत सारा रेडिएशन पूरी तरह से बाहर फैल जाएगा। फिलहाल इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यह था कि किसी को न्यूक्लियर प्लांट के अंदर भेजकर तालाब की दरार को ठीक किया जाए। इस समय कूलेंट घुटनों तक भर चुका था। इतने ज्यादा रेडिएशन में अंदर जाना मौत को गले लगाने जैसा था। मजबूरी में राष्ट्रपति ने लोगों से माफी मांगी और उन कर्मचारियों से गुजारिश की जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए थे कि वे स्टोरेज पूल में दरार को ठीक करने के लिए कुछ भी करें। राष्ट्रपति की मांग पर कर्मचारी बहुत गुस्से में थे, लेकिन जल्द ही वे समझ गए। आखिरकार उनका परिवार भी पास में ही न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे में था और उनके शरीर पर पहले से ही रेडिएशन का असर हो रहा था। अगर वे नहीं भी जाते तो भी उनकी मौत निश्चित थी। यहाँ इंतजार करके मरने से बेहतर है कि वे अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करें। कर्मचारियों ने मोटी सुरक्षा सूट पहने और हर कोई अपने साथ दर्द की दवा की एक बोतल लेकर गया ताकि वे अपने जीवन के अंत में कम दर्द के साथ जा सके। उन्होंने अपनी गाड़ियों से बाहर देखा तो उन्हें कई यादें याद आई। पहले ये जगह हसीन जाग से भरी थी, लेकिन अब ये वीरान हो गई थी। सभी लोग एक लाइन में न्यूक्लियर प्लांट में गए। दोनों तरफ खड़े बचाव दल के सदस्यों ने इन गुमनाम नायकों को सम्मान देने के लिए अपना
अपना सिर झुका लिया। सब लोग जल्दी से स्टोरेज पूल में पहुंचे और दरार को ठीक करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में लोगों की तबीयत खराब होने लगी। दरार भी अचानक बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये सब पहले से तय था और अब इसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही कर्मचारी बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, जाहयोक ने अचानक सबको रोक दिया। अगर दरार को ठीक नहीं किया जा सकता तो सीधे छत को उड़ा दो, इससे नीचे का कमरा नया पानी का तालाब बन जाएगा। लेकिन समय कम होने की वजह से बम लगाने और गेट को वेल करने का काम एक साथ करना जरूरी था। इसका मतलब था कि एक आदमी को बम लगाने के लिए अंदर रुकना होगा और वो आदमी हमेशा के लिए वही रह जाएगा। जाहयोक मुड़कर रो रहे सहकर्मियों की तरफ नहीं देख सका। जैसे ही गेट बंद हुआ, जाहयोक ने भी विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। लगाने के बाद उसने बची हुई आधी दर्द की दवा की बोतल पी ली, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इस समय शायद उसके लिए ये एक तरह की आजादी थी। जाहयोक ने अपने परिवार को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन उसे पता चला कि फोन में कोई सिग्नल नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर उसके हेलमेट पर लगे कैमरे पर पड़ी तो उसके मन में एक विचार आया। राष्ट्रपति की मदद से उन्होंने जाहयोक के हेलमेट पर लगे कैमरे का इस्तेमाल करके लाइव ब्रॉडकास्ट किया। अपने जीवन के आखिरी पलों में उसने अपनी माँ से अपनी नादानी के लिए माफी मांगी, अपनी भाभी को माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी रोती हुई गर्लफ्रेंड को दिलासा दिया। अगर उसे मौका मिलता तो वो उनके साथ सिर्फ एक मिनट भी बिताना चाहता और शांति से अपना जीवन बिताना चाहता था। इस पल जाहयोक एक बेबस बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। कोई भी हीरो बनना नहीं चाहता और जाहयोक भी ऐसा ही था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी माँ टीवी की तरफ भागी, रोई और चिल्लाई कि कोई उसके बच्चे को बचाए। उसी समय सहकर्मी भारी मन से बाहर निकलने लगे। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जाहयोक ने धीरे धीरे स्विच चालू किया और फिर बटन दबाया। जब धूल बैठ गई तो सब लोगों ने न्यूक्लियर प्लांट की तरफ देखा, जहाँ एक बच्चा था जो हीरो नहीं बनना चाहता था। आपदा के कुछ ही समय बाद जाहयोक को छोड़कर बचाव अभियान में शामिल हुए सभी कर्मचारी रेडिएशन के असर से मर गए। राष्ट्रपति ने उनके लिए एक शोक सभा आयोजित की, लेकिन शोक सभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से हुई इस आपदा का असर कई पीढ़ियों तक रहेगा। जिस तरह जापान ने न्यूक्लियर प्रदूषित पानी को समुद्र में छोड़ा, इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा और इसे हमेशा याद रखेगा।